जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अंतरिक्ष विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी पे। अंतरिक्ष विज्ञान ये है क्या? अंतरिक्ष विज्ञान एक होता है एस्ट्रोनॉमी, एक होता है जियोग्राफी। अलग अलग पॉइंट है। जियोग्राफी में पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के अंदर की चीज़ें के बारे में अध्ययन किया जाता है, जबकि एस्ट्रोनॉमी यानी अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं, मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, तारों का अध्ययन करते हैं, ग्रहों का अध्ययन करते हैं। तारामंडल क्या है, सौर मंडल क्या है, सूर्य कहाँ पे रहता है, किस सौर मंडल में रहता है, हर चीज़ इसमें, मतलब अंतरिक्ष के बाहर। पृथ्वी के अंदर की बातें ज्योग्राफी, पृथ्वी के बाहर जितनी चीज़ें हैं अध्ययन क्या कहलाता है? अंतरिक्ष विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। आज हम लोग एस्ट्रोनॉमी पे बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है आपको पूरी डिटेल में मैं समझाने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक देखना। समझ में ना आए डिसलाइक करके चले जाना, समझ में आए तो लाइक करके ही जाना, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको रियल बात बताऊं, यहाँ से यानी पृथ्वी से ऊपर जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, सब के सब क्या कहलाता है? सब के सब ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। सब के सब A to Z, मतलब सूर्य भी देखा जाए ब्रह्मांड में ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, तारा देखा जाए ब्रह्मांड में है, कोई भी ग्रह दिखता है ब्रह्मांड में है, पृथ्वी ही ब्रह्मांड में, लाइक हमारा पृथ्वी भी ब्रह्मांड में और चंद्रमा भी ब्रह्मांड में ही विद्यमान है, ठीक है। अब कहाँ है पृथ्वी ब्रह्मांड में, ये चीज आगे समझते हैं। चलिए यहाँ व्हाइट बोर्ड पे देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं, मतलब पृथ्वी से हम लोग जो शाम होती है, रात होती है, तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे क्या होते हैं? तारे होते हैं। इतने छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े तारे होते हैं, इतने छोटे तारे होते हैं, बहुत दूर होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक तारा है, तारामंडल है, या एक तारा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे एक तारा यहाँ पे है, इतना एक यहाँ पे है, ठीक है। आगे समझते हैं। अब यहाँ पे समझना ये है, ये एक तारा है, सब कुछ तारे हैं, सब कुछ A to Z पूरा ब्रह्मांड ही है। समझना यहाँ पे ये है कि बहुत सारे तारे, मतलब एक दो नहीं, असंख्य तारों के समूह को, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, असंख्य तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा, यहां याद रखना, आकाश गंगा, ठीक है। असंख्य तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं, याद रखना। तो ये एक आकाश गंगा यहाँ पे हो गई, एक आकाश गंगा यहाँ पे हो गई, और एक आकाश गंगा यहाँ पे ने, तीन आकाश गंगा का मैंने जिक्र यहाँ पे किया है आपके सामने। तो तीन आकाश गंगा है। आप सोच रहे होंगे एक आकाश गंगा यहाँ है, एक यहाँ है, तो एक यहाँ, तो बीचों का है भैया, बीच में भी तारा है। टोटल A to Z तारा ही है। वरन हमारा सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है। बहुत ध्यान से, गहराई से अगर आप सोचेंगे तो आप सोचेंगे ये इतना बड़ा रहस्य कैसे छुपा है इसमें। सोचना जरा ध्यान से। इसमें तारा है पूरा A to Z, पूरा तारा ही है। तो मैंने इसको पास क्यों लिया? मैंने पास इसलिए लिया है क्योंकि ग्रुप ऑफ स्टार यानी कि तारों के समूह को आकाश गंगा का नाम देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जाम में। तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं, और इसी तारों के समूह में हमारा सूर्य भी विद्यमान है, पृथ्वी भी है, चंद्रमा भी है, सौर मंडल भी है। सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण और यम, ये सब, यम तो है ही नहीं, यम तो निकाल दिया गया है। तो 8 ग्रह भी इसी में विद्यमान है। तो वो किस आकाश गंगा में, या पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, किसी अलग में? तो समझिएगा ध्यान से। सूर्य मान लेते हैं, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, किसी भी मान लेते हैं कि सूर्य हमारा विद्यमान है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें हमारा सूर्य विद्यमान है, यहाँ पे ये हमारा सूर्य है, ठीक है। तो ये सूर्य विद्यमान है। अब ये सूर्य जो विद्यमान है इसमें, तो सूर्य विद्यमान है, तो इसका नाम क्या होगा? हमारे जिस आकाश गंगा में हमारा सूर्य विद्यमान है, मतलब
इस आकाश गंगा का नाम, इसका जिस आकाश गंगा में हमारा अपना सूर्य विद्यमान है उसको हम अलग से नाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं मंदाकिनी। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं, या दूसरे नाम में मिल्की वे। मिल्की वे तीसरा नाम इसका पूछता है, क्योंकि इसके कई नाम है, 3 ही नाम है, कई नाम नहीं है। तीसरा अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो बोलता है दुग्ध मेखला। मिल्की वे का हिंदी नाम है दुग्ध मेखला, वैसे बोलते हैं इसको मंदाकिनी। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं अच्छे से, फिर समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये अपना सूर्य है, तो अगर यहाँ एक अपना सूर्य है, ध्यान से सुनना, ये पूरी आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा में हमारा एक अपना सूर्य है जिसका नाम है सूर्य, एक अपना तारा है। तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है। ठीक है ना, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि तारा बनता कैसे और कैसे उसका अंत होता है, तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ सिर्फ इतना ही समझिएगा अभी कि ग्रुप ऑफ स्टार यानी तारों के समूह को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। तो मतलब इसमें पूरा का पूरा तारा ही है। ठीक है, तो तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। तो इसमें भी एक सूर्य है, ठीक है ना, अपना सूर्य है। अब आपको थोड़ा सा मैं रिव्यू करता हूँ तारा बनता कैसे है, फिर यहाँ पे आएंगे हम आपको समझाते हैं। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा, कुछ पॉइंट दे रहा हूँ, तारा है, सबसे बड़ा तारा है, सूर्य है, सौरमंडल है, या कोई किसी में भी कोई ग्रह है, या बृहस्पति शनि अरुण इसमें कोई ग्रह है, या लाइक कोई भी ग्रह है। 3-4 ऑप्शन, पृथ्वी है, कोई ग्रह है, 8 में से कोई ग्रह है, या सूर्य है, या चंद्रमा है, या सौरमंडल है। इन सब में सबसे बड़ा क्या है, लाइक और एक ऑप्शन में भी है तारा भी है। तो इन सबसे बड़ा क्या है इन सब में, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, देखते हैं किसका जवाब सही रहता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, यहीं पे तारा बनता कैसे है, तो हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब तारा बनता कैसे ये समझिए, यहाँ समझ आ गया। तारों के समूह को मंदाकिनी कहते, तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा में हमारी दुग्ध मंदाकिनी है, मंदाकिनी विद्यमान है, मतलब इसको दूसरा नाम है दुग्ध मेखला, तीसरा नाम है मिल्की वे। अब बनता है तारा, कैसे बनता है यहाँ समझिए। तारा कोई ऐसा चीज जिसके पास अपनी हीट हो और अपना प्रकाश हो, तारा कहलाता है। क्या चीज? उष्मा हो प्लस क्या हो, प्रकाश। कोई भी चीज जिसके पास उष्मा है और प्रकाश है वो तारा है, 110% है। मतलब उसके पास हीट है और लाइट है, लाइट मतलब प्रकाश, हीट मतलब उष्मा, तो वो तारा है। तो आप सोच रहे सूर्य क्या है, सूर्य भी एक तारा है। क्यों? क्योंकि सूर्य के पास हीट है और प्रकाश भी हमें देता है। तो सूर्य के पास क्या है, हीट है और प्रकाश है, तो क्या हो जाएगा, तारा है। तो ये सूर्य भी एक तारा है। अब क्या सूर्य ही है? नहीं, जितने भी यहाँ तारे मैंने बताए हैं सब के सब तारा हैं। इन्हें सब के सब के पास क्या है, उष्मा है और प्रकाश है। याद रखना, जितने भी स्टार हैं, जितने भी तारा हैं, सबके पास क्या है, उष्मा है और प्रकाश है। तो यहाँ समझना सूर्य क्या एक तारा है। ठीक है, अगर सूर्य एक तारा है तो ऐसे सूर्य तो हजारों होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि जब सूर्य एक तारा है तो सबके सब तारा है, तो क्या सबके सब क्या सूर्य नहीं हो सकते? हो सकते हैं, 110% हो सकते हैं। आप सही सोच रहे हैं, आगे समझना, थोड़ा सा गहराई में इसको हम ले चलते हैं। आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ ये चीज समझना है कि सूर्य जो एक तारा है तो सब के सब तारा हैं, हम सबके सबको क्यों नहीं देख पाते हैं? तो समझना, हम जिस ग्रह पे रहते हैं पृथ्वी, ठीक है ना, हम जिस ग्रह पे रहते हैं नहीं पृथ्वी पे, तो पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा वो है सूर्य। फिर से सुनना, हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा जो है उसका नाम है सूर्य, इसीलिए उसका हमने अलग से नाम दिया है सूर्य। वो भी एक तारा ही है, लेकिन पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा जो है वो है सूर्य। क्वेश्चन ये आता है कि सूर्य से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? कभी क्वेश्चन पूछा भी है। तो सूर्य से हमारे सूर्य से सबसे नजदीकी तारा वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। याद रखना, प्रोक्सिमा सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं।
तारा क्या है? जिसके पास ऊष्मा है और जिसके पास प्रकाश है वो तारा है। अब तारों का उदय कैसे होता है ये समझना है, ठीक है ना। इस पे हम अब बाद में आएंगे। आपको अंदाजा लग गया होगा कि सूर्य है कहाँ। सूर्य से सबसे नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा सूर्य है। याद रखना, पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा सूर्य है। हम इस पे और भी बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम आपको तारा ख़त्म कर देंगे, तारा पढ़ा के ख़त्म कर देंगे, तब यहाँ पे फिर आते हैं हम मंदाकिनी, मिल्की वे, सूर्य और सब बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इसको मिटा देते हैं और समझते हैं तारा क्या होता है, ठीक है। आगे तारा क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे समझना है, इसको भी मैं मिटा देता हूं। तारा बनने से पहले याद रखना, बहुत डिटेल में समझना है। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। विरल क्या होता है? और एक होता है सघन, एक होता है विरल। विरल मतलब बिरर मतलब अलग अलग, यानी दूर दूर एक गैस के गोले होते हैं, ठीक है ना। तो दूर दूर गैस के गोले होंगे, काफी दूर दूर। अब ये क्या होता है? ये संकेंद्रित होते हैं, मतलब पास जब आते हैं तो एक प्रकार का एक इसका जब घनत्व बढ़ जाता है। घनत्व क्या होता है? घनत्व मतलब होता है नजदीक आना, कोई चीज पास हो जाना। तो वो इसका धीरे धीरे क्या होता है, ये इनका घनत्व बढ़ने लगता है, ठीक है ना। तो जब इनका घनत्व बढ़ने लगता है तो ये एक गैस के गोले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? गैस गोले। पहले ये विरल माध्यम था, ठीक है ना। फिर ये सघन माध्यम में आ गया। सघन में विरल क्या होता है? दूर दूर। सघन क्या होता है? पास पास। तो विरल गैस से सघन माध्यम में आ जाता है। इसको हम बोलते हैं, जब ये पास आ जाते हैं तो इसका नाम होता है निहारिका। क्या होता है? निहारिका, ठीक है ना। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? निहारिका। आगे समझते हैं। तो यहां से आपको क्वेश्चन नहीं पूछता है, विरल गैस से क्वेश्चन नहीं पूछता है निहारिका से। क्वेश्चन पूछता है कि तारा बनने से पहले क्या होता है? तारा बनने से पहले क्या होता है? तो निहारिका। याद रखना, तारा बनने से पहले क्या होता है? तो निहारिका। तो निहारिका से क्वेश्चन पूछता है तो इसको हम साइड कर देते हैं यहाँ पे। अब ये क्या बन गया है? निहारिका। ये है निहारिका। निहारिका, ठीक है। इसको हम पेन चेंज कर देते हैं। तारा बनने से पहले निहारिका। अब जब निहारिका बन जाएगी तब क्या बनेगा? आगे दूसरा स्टेप, निहारिका बनने के बाद आपका इसके पास जब कोई चीज पास आ जाते हैं तो उनका घनत्व तो बढ़ जाता है और उनमें एक हीट जनरेट हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते होंगे कि बहुत काफ़ी बड़ा मेला अगर लगा है, हजारों की संख्या में भीड़ है, तो वहाँ का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, इसका जवाब ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही हीट जनरेट होती है। दूसरा एग्जाम्पल, चार लोग अगर पास दूर दूर बैठेंगे ज़्यादा ठंड लगेगी, अगर पास ही बैठ जाते हैं तो वो ठंड कम हो जाती है, मतलब वहाँ पे एक हीट जनरेट हो जाती है, घनत्व तो उनका बढ़ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे निहारिका में जब गैस के गोले पास आ जाते हैं तो इनमें एक हीट जनरेट हो जाती है और इसके पास हीट और लाइट दोनों जनरेट हो जाती है। इस वजह से इसका नाम यहाँ पे हो जाता है तारा। समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप, इसका स्टेज है क्या? तारा। तारा बनने से पहले क्या होता है? निहारिका। कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? तारा। तारा बनने से पहले निहारिका, और तारा जब बन जाएगा तारा ही होगा तो इसके पास क्या हो जाएगी? हीट। हिंदी में लिख देते हैं ऊष्मा प्लस प्रकाश। इसके पास ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिल गया, ठीक है। अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता कि ऊष्मा प्रकाश क्या होता है, सवाल यहाँ से पूछता है कि तारा में क्या कौन सा ईंधन रहता है? तो तारा में हाइड्रोजन रहता है, बदलता किस में है? हीलियम में। यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखना। तो क्या होता है? तारा में, यानी तारा जो होता है, स्टार जो होता है, उसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है।
होता हाइड्रोजन है उसका संलयन होता है हीलियम में। क्या होता है? संलयन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। संलयन होता है, हाइड्रोजन ईंधन होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बहुत ही हल्की गैस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है संलयन विधि द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो याद रखना। तारा में क्या होता है? उष्मा होता है, प्रकाश होता है। किस स्टेज में होता है? तो हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। लेकिन पूछेगा किस स्टेज में होता है, किस अवस्था में होता है, तो आंसर है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा अवस्था में। ये चीज आप याद रखना। तारा किस अवस्था में होता है, यानी किस स्टेज में होता है, तो प्लाज्मा स्टेज में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। आगे बात करते हैं। अब ये तारा जो है इसके पास 100% ईंधन है, ठीक है ना। अब ईंधन है 100%। अब ये क्या होगा, तो हमेशा तो चमकेगा नहीं। कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, उसका अंत होना निश्चित है। इस पृथ्वी पर जितने भी चीज़ आप देख रहे हैं 100% नहीं है, हर एक का अंत होना निश्चित है, कोई पहले कोई बाद में। वैसे जब ये तारा बना है तो भैया इसका अंत होना निश्चित है। तो अब तारों का अंत कराते हैं, बहुत डिटेल में समझना इसको। तारा बन गया। अब तारा बनने के बाद जब इसका ईंधन मान लेते हैं यहाँ पे 100% है, ठीक है। 100% मतलब पूरा का पूरा ईंधन है, फुल जल रहा है, यानी चमक रहा है पूरी तरह से। उसके बाद यहाँ पे जब इसका ईंधन, किसका ईंधन? तारा का। जब तारा का ईंधन 90% कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 10%। जब 90% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 10%। यानी बहुत कम ईंधन बचता है, तो ये एक दूसरे रूप का मतलब दूसरे आकार का रूप ले लेता है, जिसका नाम है लाल दानों। क्या होता है? लाल दानों। तो 90% ना लिखकर यहाँ हम लिख देते हैं लाल दानों। ये कोई राक्षस का नाम नहीं है भैया, दानों से लाल दानों ने ललकना राक्षस, ठीक है। तो यहाँ पे 90% जब ईंधन खत्म हो जाता है तो यहाँ पे लाल दानों का रूप ले लेता है। लाल दानों को अंग्रेजी में बोलते हैं रेड जाइंट, ठीक है ना। तो रेड जाइंट, लाल दानों। अब ये जब 90% ईंधन खत्म हो गया, यहाँ पे लिखते हैं 90%। तो जब 90% ईंधन खत्म हो जाता है तो 10% बचता है। तो 10% का खत्म नहीं होगा, जब 90 खत्म हो गया तो 10 भी खत्म होगा। तो यहाँ याद रखना 10 भी खत्म होता है, तो अगर ये 10 खत्म होता है तो ये बनता है श्वेतवामन। श्वेतवामन, ठीक है ना, श्वेतवामन। अब श्वेतवामन चमकता नहीं है फिलहाल। श्वेतवामन क्या आता है? सारा ईंधन खत्म हो जाता है, वो चमकना बंद कर देता है। तो श्वेतवामन चमकता नहीं है। आगे समझते हैं। जब ये श्वेतवामन बनता है तो श्वेतवामन के बाद ये बन जाता है काला वामन। काला वामन, ठीक है ना। काला वामन बन गया। यहाँ पे तारों का अंत हो गया, ठीक है ना, अंत हो जाता है। तो तारों का अंत होता है तो बचता क्या है? तारों का अंत मतलब खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? मतलब तारों का अंत मतलब उसमें प्रकाश खत्म, तो वो एक पिंड के रूप में वो घूमता रहता है ब्रह्मांड में, ठीक है। आगे समझते हैं। अब मैंने तीर दिखाया इधर, तो इसका मतलब इधर भी कुछ होगा, समझ रहे होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मान लेते हैं लाल दानों, लाल दानों 90% ईंधन खत्म हो गया, 10% बचा, तो बचा बना श्वेतवामन। श्वेतवामन बनने के बाद काला वामन बन गया। अब काला वामन बनने के बाद तारों का अंत खत्म है, मतलब तारों का अंत हो गया। अब यहाँ बात करते हैं। यहाँ पे ये समझना है आपको कि लाल दानव बनने के बाद दूसरा स्टेज या तो श्वेतवामन बनेगा, लाल दानव बनने के बाद या तो श्वेतवामन बनेगा, या तो यहाँ बनेगा अभिनव तारा। अभिनव तारा क्या है? ठीक है, अभिनव तारा बनेगा। अब अभिनव तारा क्या है? आप सोच रहे होंगे डबल तीर मैंने यहाँ क्यों लिखा है। देखिए, चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि अगर, सुनना ध्यान से, चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने बताया था, नाम लिख देते हैं हम यहाँ, याद रखना यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने बताया था अगर ये सूर्य से, मतलब कौन सा, लाल दानव, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देता हूँ, चंद्रशेखर सीमा। इसको हम चंद्रशेखर सीमा भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है, तो 1.44 याद रखना।
तो चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि अगर जो लाल दानव बना है, ये लाल दानव जो बना है, अगर ये सूर्य से 1.44 गुना 1.44 गुना छोटा होगा, अगर सूर्य से 1.44 गुना छोटा होगा तो वो श्वेत वामन का रूप ले लेगा, फिर काला वामन यानी उधर के साइड में जाएगा। लेकिन अगर सूर्य से 1.44 गुना बड़ा होगा तो वो अभिनव तारा बनेगा 110%। समझे नहीं होंगे अभी, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर हमारे सूर्य के बराबर ही रहेगा क्या लाल दानव, तब क्या रहेगा, इधर की उधर श्वेत वामन बनेगा या अभिनव तारा। तो अगर सूर्य के बराबर रहेगा तो श्वेत वामन ही बनेगा। मैंने क्या कहा, सूर्य से 1.44 गुना बड़ा होना चाहिए। सूर्य से 1.44 गुना बड़ा, मतलब ये सूर्य है, सूर्य से 1.44 गुना बड़ा होगा, तब क्या बनेगा, अभिनव तारा। छोटा होगा तो श्वेत वामन फिर काला वामन बन जाएगा। अब आगे समझते हैं, चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है, 1.44। याद रखना, यहाँ पे मैंने लिखा है 1.44 गुना बड़ा है तो नीचे, 1.44 गुना छोटा है तो ऊपर। फिर बात करते हैं चंद्रशेखर सीमा कितना होती है, तो 1.44 होती है। आगे समझते हैं अभिनव तारा बनने के बाद क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ ही चुका होगा, अभिनव तारा बनने के बाद क्या होगा। आगे कंडीशन समझते हैं। आगे देखिए, अभिनव तारा जब बनेगा तो याद रखना एक पॉइंट यहाँ से और भी, अभिनव तारा को हम विस्फोटक तारा भी बोलते हैं। ठीक है ना, अभिनव तारा को विस्फोटक तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इसे हम बोलते हैं विस्फोटक। अब इसे हम क्यों विस्फोटक बोलते हैं, क्योंकि जब अभिनव तारा बन जाएगा इसके बाद ये विस्फोट कर जाएगा, ये विस्फोट कर जाता है। ठीक है, लाल दानव के बाद ये तो श्वेत वामन या काला वामन अगर बड़ा बनेगा, 1.44 गुना से बड़ा बनेगा, यानी सूर्य से 1.44 गुना से बड़ा बनेगा, तो अभिनव तारा क्या करेगा, विस्फोट करेगा। तो ये 4 टुकड़ों में टूट जाएगा। पहला टुकड़ा यहाँ पे, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। न्यूट्रॉन तारा, यानी पहला न्यूट्रॉन, दूसरा पल्सर, तीसरा है क्वेसर, चौथा है ब्लैक होल। ठीक है, समझना ध्यान से, 4 टुकड़ों में टूटा, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल। यहाँ समझना कि न्यूट्रॉन जो तारा होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं होता। आप समझते हैं न्यूट्रॉन। वैसे भी एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखना, ये पल्सर और क्वेसर ये दोनों तारा बहुत तेजी से घूमते हैं, इन्हें घूर्णन गति इसमें होती है। ठीक है, इसको बहुत स्पीड से घूमते हैं। नेक्स्ट ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल एक ऐसा तारा है जिसके इतना ज़्यादा घनत्व है कि उसका सूर्य का प्रकाश भी पास नहीं होने देता है। इमेजिन करिए कि उस ब्लैक होल की एक चम्मच की मिट्टी, याद रखना, ब्लैक होल की एक चम्मच की मिट्टी 10 हाथी के वजन के बराबर होती है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक चम्मच की मिट्टी, ब्लैक होल की एक चम्मच की मिट्टी 10 हाथी के वजन के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ याद रखना। ठीक है, आई होप आप तारों का अंत समझ गए। यहाँ पे तारों का अंत हो जाता है। पल्सर और क्वेसर ये दोनों घूर्णन गति करते हैं, घूमने वाले बहुत स्पीड से तारे होते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है, 1.44। समझ गए, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले तारा एक बिरल गैस का गोला होता है। बिरल गैस जब पास आते हैं तो उसका नाम निहारिका हो जाता है। निहारिका बनने के बाद उसमें ऊष्मा और प्रकाश इंक्रीज हो जाता है, फिर उसमें उसको बोलते हैं तारा। तारा में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम से होता है। किस विधि से, संलयन विधि से। तारा किस अवस्था में रहता है, तो याद रखना प्लाज्मा अवस्था में। अब होता क्या है, प्लाज्मा क्या है, चौथी अवस्था प्लाज्मा है। 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा, 5वीं अवस्था भी है। तो चौथी अवस्था प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा मतलब एक दही के आकार का, दही आप टच कीजिए तो इसे हिल जाएगा, आपस में हिलता जलता है, ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस भी है। तो क्या है वो, प्लाज्मा है।
तो प्लाज्मा अवस्था में क्या रहता है, ऊष्मा प्रकाश होता है इसमें तारा में, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम से होता है, संलयन विधि से होता है। तारा किस स्टेज में रहता है, किस अवस्था में रहता है, प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तारा का जब 100% ईंधन, जब 90% ईंधन खत्म हो जाता है तो ब्लैक होल लाल दानव बनेगा, रेड जायंट बनेगा। लाल दानव बनने के बाद जब 10% ईंधन बचेगा तो यदि वह सूर्य से 1.44 गुना से छोटा होगा तो श्वेत वामन बनेगा, फिर काला वामन बनेगा। लेकिन अगर सूर्य से 1.44 गुना से बड़ा होगा तो अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा विस्फोटक तारा है, टूट जाएगा, न्यूट्रॉन बनेगा। 4 भागों में टूटा गया, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल। आप सोच रहे हैं चारों में टूटेगा, नहीं भैया, याद रखना ये चारों नहीं होगा। अगर ये टूटेगा तो चारों में नहीं होगा, कोई एक टूटे, मतलब कोई एक होगा। पल्सर, क्वेसर, न्यूट्रॉन, ब्लैक होल, कोई एक होगा, ठीक है, तो याद रखना। आई होप आप समझोगे तारों का अंत कैसे होता है, तारों का उदय कैसे, मैंने ये आपको पढ़ा दिया। अब मैंने जो पहला आपको पॉइंट बताया था, अब आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे ब्रह्मांड के अंतर्गत। ब्रह्मांड में भी तारामंडल, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह बहुत सारे हैं, ठीक है ना, तो उस पर हम डिटेल कल करेंगे, नहीं अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।